प्रश्नों के अगले सीरीज में है जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कायरकीय। यह जो टॉपिक चल रहा है हम लोग का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी वैसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो ऑप्शन के साथ में अगर प्रश्न को दे दिया जाए तो उस ऑप्शन को पढ़ने के बाद काफी कंफ्यूजन हो जाता है और कंफ्यूजन के कारण उस प्रश्न का जवाब गलत हो जाता है। तो वैसे ही सीरीज में हम लोग चल रहे हैं जिसमें सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि जो ऑप्शन के साथ में दे जाने पे काफी कंफ्यूजन होता है, वैसे ही प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो यह प्लांट फिजियोलॉजी का है, पादप कायरकी का। 5वां नंबर प्रश्न पे हम लोग प्रकाश डालते हैं। 5वां नंबर प्रश्न में कह रहा है बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। ऑप्शन में है प्रासरण के कारण, अंतःशोषण के कारण, जल अपघटन के कारण, जीव द्रव्य कुंचन के कारण। देखिए ऑप्शन प्रासरण और ऑप्शन अंतःशोषण, जीव द्रव्य कुंचन, ये तीनों काफी कंफ्यूजन है क्योंकि प्रासरण में भी क्या होता है, जीव द्रव्य कुंचन होता है। अब जीव द्रव्य कुंचन के कारण क्या हो जाता है, कोई भी जो कोशिका होता है उसकी कोशिका भित्ति क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। और जो भी कहिए उसे, जैसे उर्वरक का अधिक उपयोग होने से पौधों की मृत्यु हो जाती है, तो वहां पे भी अंतःप्रासरण होता है। यानी एक तरह से प्रासरण में भी क्या होता है, वह उच्च सांद्रण से जो होता है निम्न सांद्रण, इन दोनों के बीच एक कॉम्बिनेशन होता है। यानी इसमें निम्न सांद्रण से विलायक का गुण है जो उच्च सांद्रण की ओर जाता है, यानी उल्टा होता है। तो एक प्रासरण पर भी कुछ लोग जाएंगे। दूसरा है अंतःशोषण। तो इस प्रश्न का सही जवाब अंतःशोषण के कारण बीज फूलते हैं। अगर यही प्रश्न दे दिया जाता कि जैसे जीव द्रव्य कुंचन किसके कारण होता है, यानी जीवों का द्रव्य से किसके कारण सिकुड़ जाता है द्रव्य में डालने पर, तो वह जीव द्रव्य कुंचन। जब अति पराशरी जल में कोई भी कोशिका को डाला जाता है, चाहे वो पादप कोशिका हो, तब उसका जीव द्रव्य कुंचन हो जाता है। क्या हो जाता है, निम्न निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण के विलायक का जो गुण होता है, जो विलायक होता है, वह क्या करता है, चला जाता है। तो यानी जैसे अधिक नमक वाले पानी में आप डाल दीजिए कोई भी पादप कोशिका को, चाहे कुछ भी आप लेकर डाल दीजिए, आप देखिए कि वह सिकुड़ जाएगा। कारण क्या हो जाता है, जो निम्न सांद्रण और उच्च सांद्रण रहता है। जो निम्न सांद्रण में होता है, यानी कि जैसे नमक का पानी है ज़्यादा ग्लास में, आप उसमें कोई भी डाल दीजिए, पादप कुछ भी डाल दीजिए, टुकड़ा डाल दीजिए, एनीबडी कुछ भी आप पादप चीज़ वहाँ पे पत्ता डाल दीजिए, या फिर तनाडू डाल दीजिए, या बीज डाल दीजिए, या किसमिस से कुछ भी आप प्रेडिकली देख सकते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वह सिकुड़ जाएगा। कारण क्या होता है, जीवों का द्रव्य से कुंचन यानी अलग हो जाता है। वह कारण क्या होता है, जो विलायक का गुण होता है, अंदर वाला निम्न सांद्रण होता है, बाहर वाला ज़्यादा सांद्रण होता है। उसके कारण उसके जो विलायक के गुण होते हैं, विलायक और विलयन दोनों अलग होते हैं। विलायक होता है जो अपने आप में घोल लेता है, और विलय होता है जो घुलता है, जैसे चीनी और पानी में विलायक पानी हो गया, चीनी विलय हो गया। तो आशा करते हैं इसे आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे बीज का फूलने के कारण वह अंतःशोषण है। कुछ लोग तो प्रासरण भी मार देंगे, कुछ लोग जीव द्रव्य कुंचन पे भी चले जाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, यहाँ बीज के फूलने की बात हो रही है, तो वह क्या होता है, जब भी पानी में डालते हैं तो अंतःशोषण के कारण फूल जाता है। चलिए आगे पढ़िए। जैसे लकड़ी के बने दरवाजे वर्षा ऋतु में फूलना क्या होता है, वह भी अंतःशोषण का ही एक कारण है। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे तो अंतः और अंतः देखिए, अंतः शोषण भी है, खाली अंतः शोषण है। चलिए आ जाइए 7वां में भी देख लीजिए। 7वां में एक प्रश्न अच्छा है, उर्वरकों की अत्यधिक मात्रा में प्रयोग से पौधे की मृत्यु का कारण है। अब देखिए उर्वरक का अगर हम अत्यधिक प्रयोग कर देंगे तो पौधे का मृत्यु कारण क्या हो जाता है। पढ़िए, अंतः प्रासरण के कारण बाहर प्रासरण में अभी हम लोगों ने चर्चा किया। प्रासरण वह प्रक्रिया है जब जल के अणु की गति जो होती है वर्णात्मक जो पारगम्य झिल्ली द्वारा हो, तो उसे प्रासरण कहते हैं। इसमें प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल के घुले पदार्थों की मात्रा के कारण प्रभावित होती है। परासरण की क्रिया में जल की गति निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर होती है, यही होती है। यानी आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो प्रासरण में होता है वह अणु जल के अणु की गति का जो पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है। कोई भी कोशिका होता है, कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति होता है, कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली होता है। तो जब उसे उच्च सांद्रण और निम्न सांद्रण इस प्रकार के विलेय में डाले जाते हैं, जब उच्च सांद्रण में डाले जाएंगे तब क्या हो जाएगा, वह निम्न से उच्च की ओर उसके विलायक के जो अणु है वो गति करेंगे, वही निकल कर आ जाएंगे, जिसके कारण जीव द्रव्य कुंचन के कारण वह कोशिका झिल्ली उस कोशिका से अलग हो जाएगी और वो सिकुड़ जाएगी। तो वह हो जाएगा, वही होता है कि उर्वरक की अत्यधिक मात्रा से वह क्या हो जाता है, अंतः प्रासरण हो जाता है। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह अंतः बाह्य प्रासरण भी है। तो देखिए अंतः प्रासरण से ज्यादा उपयुक्त बाह्य प्रासरण पर हम लोग चलेंगे। प्रासरण तो हम लोगों ने देख लिया, तो इसमें क्या हो जाता है, बाह्य प्रासरण हो जाता है। अब अंतः बाह्य हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए अंतः माने वह अंदर हो जाता है, अंदर प्रासरण होता है। प्रासरण हमने देखा एक प्रक्रिया है जिसमें क्या हो जाता है, अणु की गति एक पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है, और वह कारण क्या होता है, वही होता है। अब उर्वरक की अत्यधिक मात्रा है तो बाहर अत्यधिक मात्रा है, तो क्या हो जाएगा, वह अंदर वाले जो जल होंगे जड़ होंगे उसमें निम्न सांद्रण होगा बाहर के अपेक्षा, क्योंकि बाहर में खाद डाल दिया गया है। तो वह बाहर प्रासरण होगा, वह अणु की गति क्या हो जाएगा, बाहर की ओर चले जाएगा, जिसके कारण जो जड़ होगा वो सिकुड़ जाएगा, उससे कोशिका झिल्ली अलग हो जाएगी, और जीव द्रव्य वही प्रासरण के कारण वह मृत्यु भी हो जाएगी। तो बाह्य प्रासरण आशा करते हैं वही, जब अंदर जब उसके मान लेते हैं ऐसे घोल में डाला जाता है अंतः प्रासरण। अंतः प्रासरण में आप देखेंगे कोई भी कोशिका को जल में डालेंगे तो वह क्या हो जाएगा, ज़्यादा फूल जाएगा, यानी वह मोटा हो जाएगा। तो उसमें क्या हो जाता है, बाहर अंतःप्रासरण हो जाएगा, तो यहाँ मृत्यु हो गया क्योंकि बाहर ज़्यादा उर्वरक था। तो आशा करते हैं अंतर और बाहर में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या इंपॉर्टेंट 11 में देखते हैं। देखिए 11 से पहले 10 भी इंपॉर्टेंट है। 10 में क्या करा कि पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। देखिए पौधों की वृद्धि के लिए ऑप्शन में है 6, 10, 16, 21। तो आपको पता होना चाहिए कि पौधों के विकसित के लिए जो लगभग 16 जो तत्व होते हैं वो आवश्यक होते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से आप देख लीजिए कौन कौन, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, ये गौण तत्व हैं। मतलब ये मुख्य पोषक तत्व हैं। देखते होंगे नाइट्रोजन का होता है, एनपीके होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये सभी का खाद आता है, छिड़काव किया जाता है मैक्सिमम पौधे में वृद्धि के लिए। तो
16 तो है ही है, उसमें से मुख्य जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है। चलिए आगे देखते हैं 11 में, धान की खैरा रोग या लघु पत्र रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? जो धान में एक खैरा रोग हो जाता है, वह लघु पत्र रोग होता है, वह किसके कारण होता है? धान का जो खैरा रोग होता है वह जिंक की कमी से होता है। देखिए जिंक तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसी में जस्ता कहा जाता है हिंदी में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह जस्ता हो जाएगा। जस्ता के कारण क्या हो जाता है? वह रिंग रोग। इसमें पत्तियां हल्का पीलापन इसमें पत्ती में आ जाता है। आप देखते होंगे धान के खेत में जो क्या हो जाता है, धान डेड हो जाता है, उसमें पीलापन उसका पत्ती में आ जाता है, जो बाद में कथई रंग का हो जाता है। चलिए आगे देखिए 12 में, फूलगोभी में बीटल रोग, जो फूलगोभी होता है उसमें जो बीटल रोग किस तत्व की कमी के कारण? क्या जेडन के कारण, क्या एमओ के कारण, कॉपर के कारण, मैग्नीशियम के कारण, जेडन मोलिब्डेनम? तो यह हो जाएगा मोलिब्डेनम, जिसका ऑप्शन नंबर बी है। एमओ इसका संकेत है, इसी के कमी के कारण बीटल रोग होता है। और पत्तियों में हरी महीनता किसकी कमी की? हरी महीनता, ये आशा करते हैं आप ऐसे भी सही मार लेंगे। हरी महीनता है तो आपको पता होगा पत्ती में क्या पाया जाता है, कैल्शियम की, मैग्नीशियम, तो आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम की इसमें भूमिका होती है, तो यह क्या हो जाएगा, वह मैग्नीशियम हो जाएगा। चलिए वाष्पोत्सर्जन क्रिया ये भी आप सही कर लेंगे। 15 में देखिए, जल बिंदु के द्वारा जल की हानि क्या कहलाती है? जो जल का हानि होता है किसके द्वारा? वाष्प के द्वारा नहीं, जल बिंदुओं के द्वारा, उसे हम लोग बिंदु स्त्राव कहते हैं। यह एसएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है और बहुत सारे एग्जामों में देखने को मिल जाता है। देखिए इसमें बाष्पीकरण है, बाष्पोत्सर्जन भी है, तो कुछ लोग तो मिस्टेक करेंगे तो बाष्पोत्सर्जन पे भी चले जाएंगे। बाष्पोत्सर्जन में भी हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोग जानते हैं कि जब जल पौधे में अत्यधिक जल की मात्रा हो जाती है तो वह बाष्पोत्सर्जन के द्वारा उस जल की निकासी करता है। बाष्पीकरण में हम लोगों ने देखा था जिसमें घड़े का पानी, पसीने का सूखना, उस सभी क्रिया में बाष्पीकरण होता है, जिसमें घड़े का पानी ठंडा प्रतीत होता है, क्योंकि जो आवश्यक उष्मा चाहिए उसे वाष्प में बदलने के लिए वो आवश्यक उष्मा वह गतिज ऊर्जा के रूप में घड़े के अंदर के पानी से लेता है, और इसके कारण वह बाहर के तापमान की अपेक्षा वो ठंडा होता है घड़ा का पानी, वह वाष्पीकरण। चलिए आगे देखते हैं। बाष्पोत्सर्जन में आपको पता होगा पत्तियों में पानी के बूंद के रूप में निकलना होता है, और पानी में वाष्प के रूप में निकलना होता है। पानी से तो देखिए बाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, वाष्प के रूप में निकलना कि बूंद के रूप में निकलना? तो वाष्प के रूप में निकलना, वह बाष्पोत्सर्जन कहलाता है, जो अत्यधिक पानी हो जाने पर वह निकालता है। चलिए हमने सभी बिंदुओं को देखते हुए चल रहे हैं। 17 में है, बाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र क्या कहलाता है? क्या हाइग्रोमीटर कहलाता है, क्या क्रेस्कोमीटर कहलाता है, क्या क्लाइनोमीटर कहलाता है, क्या पोटोमीटर कहलाता है? यह भी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे बाष्पोत्सर्जन, जो बाष्पोत्सर्जन क्या था, अभी हम लोगों ने देखा जो पौधे में जब अत्यधिक जल की मात्रा होती है तो वह वाष्प के द्वारा जो पानी का निकास करता है पत्तियों के द्वारा, अन्य भागों के द्वारा, उसी को बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो वह बाष्पोत्सर्जन जो यंत्र है वह किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन में है हाइग्रोमीटर, तो आप ध्यान रखिए हाइग्रोमीटर से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापा जाता है। क्रेस्कोमीटर से आप देखेंगे पौधों को वृद्धि के मापने का यंत्र है। और क्लाइनोमीटर जो है यह एक उपकरण है जिसकी सहायता से गुरुत्व के सापेक्ष किसी वस्तु के झुकाव यानी नतिकोण, नतिकोण हम लोगों ने देखा था ना कि कोई भी उसके जो भूमध्य रेखा हुआ है या फिर केंद्र है उसके जो झुकाव उसके सापेक्ष में, उसी को नतिकोण कहा जाता है। तो क्लाइनोमीटर नतिकोण मापने के लिए, पोटोमीटर है वाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? देखिए आगे प्रश्न, अभी हम लोग वाष्पोत्सर्जन की चर्चा कर रहे थे, क्या जड़ के द्वारा होता है, क्या तना का होता है? तो मुख्य रूप से पत्तियां इसमें अहम भूमिका निभाती है। तब 18 का क्या हो जाएगा, पत्तियां। देखिए पत्तियां भी नहीं, पूरा पौधा ऑप्शन में है, तो पत्तियों के अलावा भी बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में तना भी निकाल लेता है, छोटे छोटे कली होते हैं वह भी, यानी कि पूरा पौधा बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भाग लेता है। तो यह अच्छा प्रश्न है। कुछ लोग तो पत्ती देखकर क्या करेंगे, ऑप्शन को मार देंगे, जैसे हमने भी पत्ती तक देखा तो पत्ती लगा, लेकिन ऑप्शन डी में पढ़ेंगे तो पूरा पौधा, तो बिल्कुल इस प्रक्रिया में बाष्पोत्सर्जन में पूरा पौधा भाग लेता है। 20 में देखिए पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, क्या होते हैं? बाष्पोत्सर्जन हुआ श्वसन होते हैं, श्वसन हुआ पाचन होते हैं, पाचन प्रकाशन। देखिए पत्तियां हैं, पादप है, उसका दो मुख्य कार्य पूछा, मुख्य रूप से पत्ती का, तने का भी नहीं है, पूरा पौधा का भी नहीं है। तो तना पत्ती का तो पहला कार्य प्रकाश संश्लेषण, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाना, उस भोजन को पूरे पौधे में पहुंचाना। तो पहला प्राथमिकता प्रकाश संश्लेषण पे देंगे, तो प्रकाश संश्लेषण 2 में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में। तो क्या श्वसन एक बाष्पोत्सर्जन, तो दूसरा हम बाष्पोत्सर्जन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि बाष्पोत्सर्जन भी एक अहम भूमिका है। जब पौधे में पानी की अत्यधिक मात्रा होती है तो इसी बाष्पोत्सर्जन के द्वारा वह पानी को बाहर निकालता है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न का उपयुक्त जवाब डी होगा। चलिए 22 में देखेंगे, किस क्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास, एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। अब देखिए 3 प्रकार के यहाँ पे दिया, परासरण भी दिया, विसरण भी दिया। परासरण में हमने देखा कि अणुओं की गति जब विभेदक यानी वर्णात्मक झिल्ली के द्वारा हो तो उसे प्राशन कहते हैं, और इस प्राशन के द्वारा हमने देखा कि अंतःप्राशन होता है, बाह्य प्राशन होता है। प्राशरण के कारण अत्यधिक उर्वरक के कारण पौधों की मृत्यु भी हो जाती है, जीव कुंचन भी इसी के कारण प्राशरण के कारण होता है। विसरण में क्या हो जाता है, जब पर्यावरण में गैसों का आदान प्रदान में क्या हो जाता है, जो आदान प्रदान होता है वह विसरण होता है, उसी को विसरण कहते हैं। जैसे कि कोशिकाओं के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में जब अंतर आता है तो उस समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। जैसे पत्ती के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया, वायुमंडल में कम हो गया, तो बाहर से अंदर से बाहर की ओर जाएगा। तो यही जो होता है ना, वो महत्वपूर्ण भूमिका आदान प्रदान में, गैसों के आदान प्रदान में करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन का निकास और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण थी, या विसरण ही हो जाएगा, क्योंकि गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो कोशिका का हम लोग एग्जाम्पल लिए कि जब इस कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है तो उस समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की, लेकिन प्राशरण में उल्टा होता है, निम्न से उच्च की ओर जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आपको 22 में मिलेगा हुआ विसरण तो हो गया पौधों में। एक बार फिर से थोड़ा सा नज़र हम लोग डाल लेते हैं, ऑक्सीजन का निकास है और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण है, तो यह तो विसरण में तो ठीक है, गैसों का आदान प्रदान होता है, लेकिन इस प्रश्न का जो जवाब ऑक्सीजन का निकास कब होगा, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा जब क्या होगा,
यानी कि ये देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सबसे पहले CO2 होगा, उसके बाद जल की उपस्थिति में पर्णहरित पर प्रकाश संश्लेषण पड़ेगा, तब क्या होगा, वह भोजन बनेगा C6H12O6 बनेगा, प्लस क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगा और प्लस जल भी बनेगा। तो वही कह रहा ऑक्सीजन का जो निकास होगा वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही होगा। वह कब होगा, जब धूप रहेगा। तो हम लोगों ने देखा किस तरह से वायु CO2 और जल की उपस्थिति में पर्णहरित पर जब प्रकाश संश्लेषण पड़ेगा तो क्या होगा, भोजन तैयार होगा, साथ में ऑक्सीजन निकलेगा। तो इस प्रश्न का उपयुक्त जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा। 23 में देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी जरूरत होती है, तो बिल्कुल धूप की होती है, इनमें आप बिल्कुल अच्छा। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत है, पढ़िए। अभी हमने देखा प्रकाश संश्लेषण के लिए जो होता है जरूरत क्या क्या चीज होता है, पर्णहरित। अब क्या है, सिर्फ पर्णहरित कहना उपयुक्त है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि CO2 की उपस्थिति में जल लेता है, फिर पर्णहरित होता है, इस पर प्रकाश पड़ता है, तो ही पर्णहरित क्या होता है, इसे एक्टिवेट करता है। फिर कार्बोहाइड्रेट, तो जल का भी आवश्यकता है, धूप का भी आवश्यकता है और पर्णहरित का भी आवश्यकता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अच्छा प्रश्न है, हम लोग देख रहे हैं 26 में। देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पहले आ जाइए, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जल को ग्रहण करेगा, फिर पर्णहरित पर प्रकाश संश्लेषण पड़ेगा, यह पर्णहरित क्या करेगा, प्रकाश की उपस्थिति में वह C6H12O6 यानी भोजन बनाएगा, प्लस ऑक्सीजन बनाएगा, प्लस जल बनाएगा। तो वही कह रहा है प्रथम चरण क्या होता है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है, सूर्य के प्रकाश की क्लोरोफिल। तो प्रथम चरण होता है सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजना होता है, तो यही प्रथम चरण होता है। तो 26 का जो होगा हम बी की तरफ बढ़ेंगे, जो काफी उपयुक्त लग रहा है। ये पर्णहरित पानी का ऑक्सीजन से निकलना, तो ये तो बाद में हम लोग देखेंगे होगा ही होगा, लेकिन ये प्रथम चरण नहीं होगा, ये प्रकाश संश्लेषण का भाग है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक है, पता होगा, लाल रंग में सबसे कम होता है, बैंगनी रंग में। हरे पदार्थ जो प्रकाश संश्लेषण करता हुआ निम्नलिखित में से कौन सा है, क्लोरोफिल ही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट, क्लोरो प्रकाश संश्लेषण होता है, चलिए ये आपको पता होगा। तो वह हमेशा क्या होगा, केवल दिन में होगा। प्रकाश कौन सी गैस आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए, कौन सी गैस, अब प्रकाश संश्लेषण होगा तो कौन सा गैस आवश्यक है, स्वाभाविक सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा, क्योंकि CO2 प्लस H2O, CO2 की उपस्थिति में पर्णहरित आएगा, पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अब ये C6H12O6 क्या करेगा, भोजन तैयार करेगा। पौधों व पेड़ के खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह भी अच्छा प्रश्न है। देखिए पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या कार्बोहाइड्रोलाइसिस कहलाती है, क्या फोटोसेंटाइजेशन कहलाती है, क्या फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस ही होगा, बिल्कुल। आप डी की तरफ बढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस होगा। चलिए आगे प्रश्न इंपॉर्टेंट 35 में देखिए, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद पूछा, यह भी इंपॉर्टेंट है। एक हमने प्रकाश संश्लेषण का प्रथम, एक प्रश्न था ना अभी कि जो प्रकाश संश्लेषण का, तो ये तो अंतिम उत्पाद है, उसमें प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण था, तो हम लोगों ने देखा था सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजना था, ये अंतिम चरण है। तो प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जल को लेकर, फिर पर्णहरित जो होता है, जो प्रकाश जब धूप इस पर पड़ेगा तो क्या बनाएगा, पर्णहरित क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस O2 प्लस जल। तो अंतिम उत्पाद तो आप कहेंगे कि O2 के बाद जल बनता है, तो ये अंतिम उत्पाद आप कार्बोहाइड्रेट पे ही जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही हो जाएगा अंतिम उत्पाद। चलिए 45 में श्वसन माप का यंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है, पोटोमीटर। याद करिए पोटोमीटर क्या चर्चा हुई थी, बिल्कुल हुई थी, बाष्पोत्सर्जन का मापन यंत्र है, बाष्पोत्सर्जन को मापता है। ऑक्जेनोमीटर, ऑटोमीटर और रेस्पिरोमीटर तो शायद स्पीड मापने के लिए है, तो रेस्पिरोमीटर ही हो जाएगा श्वसन मापन की यंत्र, रेस्पिरोमीटर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अब प्रश्न संख्या आते हैं 49 में। अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद, देखिए इसमें अनॉक्सी में पायरविक अम्ल है, इथाइक अम्ल है, स्टार्च है। अब आप खोज रहे हैं लैक्टिक अम्ल, है ना। तो देखिए आपको यह ध्यान में रखना होगा, यहाँ पे अनॉक्सी श्वसन पूछा, ये नहीं पूछा पादप है या जंतु है, लेकिन ऑप्शन को आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता होगा कि जो हमारा शरीर होता है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब थकान की स्थिति में, जब क्या होता है, जो बनता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में जो संपन्न होता है प्रक्रिया ऑक्सीकरण, तो इस प्रक्रिया के द्वारा मुक्त होने वाला जो होता है, वो जो ऊर्जा को ATP नामक जैव अणुओं में संग्रहित करके जो रखा जाता है, तो वह होता है अनॉक्सी प्रक्रिया। तो अनॉक्सी श्वसन में क्या हो जाता है, वह लैक्टिक अम्ल बनता है, यानी भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो जंतुओं में CO2 और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, तो ना ही CO2 है ना लैक्टिक अम्ल। अब क्या होगा, क्या क्वेश्चन गलत है, बिल्कुल नहीं। आइए जो अब ये तो हम लोगों ने देखा कि क्या हो जाता है, जिसे मतलब एक तरह से केटाबोलिक इसको कहते हैं, यानी एक तरह से यह है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह होता है संपन्न, कहाँ होता है, जंतु कोशिका में। लेकिन जो पादप कोशिका होता है, उस पादप कोशिका में अगर आप देखेंगे तो पौधों में होता है CO2 तथा इथाइल अल्कोहल बनता है। जब पौधों में भी थकान हो जाता है, उस प्रक्रिया में बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो क्या होता है, मतलब कहिए जो ऊर्जा का निर्माण होता है, ATP होता है, वह उसमें CO2 और इथाइल अल्कोहल बनता है। तो हम लोगों ने जान लिया यहाँ पर ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद, यहाँ पे ऑक्सी श्वसन है, तो ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो हम जब शोषण करते हैं तो बाहर क्या निकालते हैं, CO2 निकालते हैं, तो CO2 तो पहले ही इंपॉर्टेंट होगा, और क्या इंपॉर्टेंट होगा, जल होगा, तो वही हो जाएगा ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं
53 की तरफ पढ़ते हैं। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? देखिए ग्लाइकोलिसिस पे आ जाइए। देखिए ग्लाइकोलिसिस को समझने के लिए ग्लाइकोलिसिस एक ऑक्सीश्वसन का प्रथम उत्पाद होता है। जो ऑक्सीश्वसन होता है उसी का यह प्रथम उत्पाद होता है जो कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, यानी C6H12O6 इसका आंशिक ऑक्सीकरण होता है। फलस्वरूप एक अणु ग्लूकोज से पैरविक अम्ल के, यानी फलस्वरूप जो एक अणु होता है ग्लूकोज के, वह पैरविक अम्ल से 2 अणु बनाते हैं तथा कुछ ऊर्जा मुक्त करते हैं। यह क्रिया कई चरणों में होती है एवं प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट एंजाइम उर्वरक का कार्य करता है। तो क्या हो जाएगा? अंतिम उत्पाद हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस का। हमने देखा ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, जब एक अणु जब टूटते हैं कार्बोहाइड्रेट का तो 2 पायरुविक अम्ल बनता है, यही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। देखिए ये 2,4-D एक है। 2,4-D क्या है? क्या विस्फोटक है, कीटनाशक है, कवकनाशक है, खरपतवारनाशी है? तो इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन करेंगे, लेकिन आप जान लीजिए 2,4-D जो है वह मेरे अनुसार खरपतवारनाशी ही होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन में हार्मोन के संबंध में भी देखिए यहाँ पर लिखा गया है, क्या हार्मोन एक विशेष कार्बनिक यौगिक है जो लघु मात्रा में वृद्धि एवं उपचायी प्रक्रियाओं को प्रभावित एवं नियंत्रित करती है। इन्हें वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहते हैं। इनका प्रभाव विभिन्न सांद्रता और विभिन्न अंगों पर अलग अलग पड़ता है। उपरोक्त में से सभी कथन सही है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? सभी सही है, ये सभी हार्मोन के कार्य। इंडोल एस्टिक अम्ल क्या है? देखिए इंडोल एस्टिक अम्ल के बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। जो इंडोल 3 एस्टिक है, यह एक ऑक्सीजन होता है। रासायनिक सूत्र इसका C12H9NO2 होता है। इसे प्रथम बार मानव मूत्र से निकाला गया था। तो यह क्या हो जाता है एक तरह से? इंडोल एस्टिक अम्ल क्या है? एमिनो अम्ल है। क्या एंजाइम है? तो हम बिल्कुल किसकी तरफ बढ़ेंगे? 57 में ऑक्सीन की तरफ बढ़ेंगे। एक तरह का क्या है? यह ऑक्सीन है। तो आप ध्यान में रखेंगे वही होता है, यह एक ऑक्सीन होता है। जो रासायनिक सूत्र इसका C10H9NO2 होता है, जो प्रथम मानव मूत्र से निकाला गया था। फिर 59 में देखिए ऑक्सीन से संबंधित कौन सा पदार्थ सही है? तो इंडोल एस्टिक अम्ल तो ऑक्सीन जान ली। अब ऑक्सीन क्या करता है? क्या इसके कारण पौधों में शीर्ष प्रमुखता होती है? ऑक्सीन जो होता है वह पाया जाता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि पादप में भी होता है। क्या इसके कारण पौधों में शीर्ष प्रमुखता होती है? पत्तियों का विगलन रोकता है, खरपतवार को नष्ट करता है, उपयुक्त सभी। यह प्रश्न काफ़ी अच्छा है। तो जो ऑक्सीन के कारण होता है वह पौधे की शीर्ष प्रमुखता में भी वह उसका अहम भूमिका। ऑक्सीन के कारण जो पौधे बढ़ता है, वृद्धि करता है, शीर्ष उसका होता है वह प्रमुखता। पत्तियों के विगलन, यानी जो सड़े गड़े हैं, सड़ता करता है, उसको विगलन से भी बचाता है ऑक्सीन। खरपतवार को भी नष्ट करता है। ये काम है ऑक्सीन का, जो इंडोल एस्टिक अम्ल के रूप में होता है। तो हमने ऑक्सीन के देखा। ऑक्सीन का मुख्य रूप से होता है बढ़ते हुए जो सूट होता है ना, उसी में उत्पन्न होता है और पूरे पौधे में फ्लोएम के माध्यम से ले जाया जाता है, यानी फ्लोएम के माध्यम से चलता है, क्योंकि एक तरह से यह अम्ल के रूप में होता है और पार्श्व कलियों में फैलकर लंबाई को रोकता भी है, सड़ने गलने की क्रिया को भी बचाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए अनिषेक फल तो पहले आपको समझना होगा क्या होता है। अनिषेक प्रजनन होता है निषेचन के बिना मादा युग्मक से संधि के नए पौधे का विकास होना, ही अनिषेक फल। तो आपने देखा होगा ना, बहुत सारे हार्मोन का जो वो फल ही पक जाता है। बताइए कौन सा ऐसा होता है? तो वह ऑक्सीन होता है, वही होता है अनिषेक फल। बिना निषेचन के नए पौधे का बनना होता है या विकास होना होता है, निषेचन प्रक्रिया के बिना ही युग्म का निर्माण। तो बहुत सारे ऐसे देखते होंगे जैसे आप छिड़काव करने से पक जाता है। आप जनरली यही जिन्हें आम हो गया, बहुत सारे आप देखते होंगे कि उस पर तो होता है क्या ऑक्सीन का छिड़काव होता है, क्या साइटोकाइनिन का होता है, क्या जिब्रेलिन का होता है, क्या एब्सिसिक एसिड का होता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑक्सीन हो जाएगा। यही ऑक्सीन होता है, इसी के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं। बिना निषेचन के वो फल क्या हो जाते हैं, उसमें मतलब पक जाइए, या फिर निषेचन के बिना मादा युग्मक से संधि किए ही नए पौधे का विकास होता है। 62 में देख लीजिए निम्नलिखित में से विकास कब होगा? जब पौधे का पक जाएगा, यानी पूर्ण रूप से हुआ पक जाएगा, फिर उसके बीच से नए पौधा प्राप्त होगा। तो देखिए 62 में निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों की सुसुप्तावस्था में रखता है? क्या कौन सुसुप्तावस्था में रखता है? ऑक्सीन रखता है। तो ऑक्सीन अभी हम लोगों ने देख लिया। ऑक्सीन में क्या था? जो एक तरह से सूट जो होता है पौधे का, यानी कि जिसे आप शीर्ष प्रमुखता कहते हैं, उसमें भूमिका निभाता है। जिब्रेलिन का था, जिब्रेलिन सुसुप्तावस्था में देखिए करा, तो वह एब्सिसिक एसिड होगा। जिब्रेलिन का आप देखेंगे तो अंकुरन में इसकी अहम भूमिका होता है। साइटोकिनिन का कोशिका विभाजन में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन यहाँ पे करा है कि बीजों के हार्मोन को सुसुप्तावस्था में रखता है, वह कौन रखता है? एब्सिसिक एसिड रखता है, डी नंबर रखता है। 65 में देखिए पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? पादप वृद्धि जो हार्मोन होते हैं वह जिब्रेलिन जो निकाले जाते हैं वह कवक से तैयार किए जाते हैं। और जिब्रेलिन की भूमिका क्या है? जिब्रेलिन की भूमिका कोशिका के विभाजन से है। चलिए, तो कवक से प्राप्त किया जाता है मुख्य रूप से। देखिए ये जो चावल के तनों पर मुख्य रूप से जो अंग रोग होता है ना, वह 1956 ईस्वी में जापानी वैज्ञानिक कुरोशिवा ने पहचान किया था। वही इसे मूर्ख अंकुर रोग के रूप में भी जाना जाता है। कवक गिब्रेला फ्यूजी रोड के कारण होता है। बाद में टोक्यो विश्वविद्यालय में इस पर जब काम किया गया तो पता चला, मूर्ख या अंकुर रोग। चलिए आगे हम लोग 65 के बाद प्रश्न संख्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट 73। पौधों की वृद्धि गतियां जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है, क्या होता है? देखिए करा पौधों की जो वृद्धि होती है गतियां प्रकाश उद्दीपन के कारण, तो क्या कहलाता है? जियोट्रोपिज्म, हेलियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म। तो मेरे अनुसार जो होना चाहिए
वह क्या होना चाहिए, वह होना चाहिए हेलियोट्रोपिज्म, यानी कि पौधों में जो वृद्धि गतियाँ हुआ प्रकाश उद्दीपन के कारण हुआ हेलियोट्रोपिज्म कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या जियोट्रोपिज्म भी भूमिका निभाता है, तो आगे हम लोग इसी का भी देख लेंगे। थिग्मोट्रोपिज्म सबकी चर्चा करने से वायु उद्दीपन द्वारा प्रेरित पादप गति क्या कहलाती है, जो वायु उद्दीपन से प्रेरित होता है, तो कंपना कुंचन गति कहलाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, वायु उद्दीपन के द्वारा। फिर चुईमुई के पत्ते में गति होता है, किसके कारण, चुईमुई के पौधे जैसे आप छूते हैं तो मुरझा जाता है, किसके कारण, प्रकाश ना कुंचन कंपना कुंचन, तो बिल्कुल कंपना कुंचन के कारण वह मुरझा जाता है। एक और देखिए प्रश्न यहाँ पे आया होगा, स्पर्श करने पर चुईमुई की पत्तियां मुरझा क्यों जाती है, तो स्पर्शा कुंचन तो होता ही होता है, लेकिन एक स्फटिक पर्णधार होता है, यानी जैसे ये पत्ता हो गया है ना, जब ये इसका तना, इसका पौधे का जो तना है, इससे जो पत्तियां निकली है, जो डंठल होता है, इसी के बीच के जो जो ये जुड़ता है, इसी को पर्णधार कहते हैं, तो ये स्फीति दाब बदल जाता है, जिसके कारण चुईमुई की पत्तियां मुरझा जाती है। अब 78 में देखिए, किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है। देखते होंगे जब मटर जब बढ़ता होगा तो यहाँ से एक प्रतान निकलता होगा चारों ओर मटर के आधार से, उसके तना से, और लिपटना एक अच्छा उदाहरण क्या, स्पर्शानुवर्तन का, रसायनानुवर्तन का, नए गति का, प्रकाशानुवर्तन का, तो इसका अच्छा उदाहरण है एक स्पर्शानुवर्तन का, है ना, जो चारों ओर लिपट जाता है। तो 68 का जो होना चाहिए एजा होना चाहिए, वैसा नहीं रसायन मार दिएगा। चलिए, सन ड्यू और वीनस फ्लाई ट्रैप कीटभक्षी पौधे में गति करते हैं, किसके कारण, देखिए एक करा सन ड्यू और वीनस फ्लाई ट्रैप पक्षी कीटभक्षी पौधा है, वो गति करता है, किसके कारण, कंपनानुकर्षण, देखिए स्पर्शानुकुंचन, निशानानुकुंचन, ये भी देखिए वह स्पर्शानुकुंचन गति करता है, जैसे कीट बचेगा स्पर्श के कारण सिकुड़ जाएगा और कीट उसके अंदर चल जाएंगे, फंस जाएंगे, वो मर जाएगा कीट। फिर जड़ें धनात्मक यानी भूम्यानुवर्तन होती है, क्या होती है, जो जड़ें होती है भूम्यानुवर्तन यानी पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म जो होती है, अधिकांश होती है कि कभी कभी होती है, तो इस प्रश्न का सही जवाब अधिकांश होती है, यानी कि जियोट्रोपिज्म समझ गए ना कि वह कहाँ जाएगा, वह जाएगा नीचे की ओर, पृथ्वी के नीचे की ओर, भूमि वही करा है भूम्यानुवर्तन जियोट्रोपिज्म। चलिए आगे देखिए, 84 में देखते हैं, बिना पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है, यह भी अच्छा प्रश्न है, यानी किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है, क्या ऑक्सीन देखिए शूट के विकास में शीर्ष प्रमुखता में भूमिका निभा रहा है, जिबरेलिन में हम लोग देखा अंकुरन के लिए, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए, तो मेरे अनुसार इस पढ़ने के बाद साइटोकाइनिन पर जा रहा है, कोशिका विभाजन किसी के प्रयोग से पौधे के लंबा किया जा सकता है। चलिए 85 में देखिए, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु पाया जाता है, जिस प्रकार पशुओं में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो क्या पौधे में क्या होता है, क्या सेलुलोज होता है, साइटोक्रोम होता है, क्लोरोफिल होता है, तो आप बिल्कुल इसकी तरफ जवाब जाएंगे, तो क्लोरोफिल की तरफ जाएंगे, तो क्लोरोफिल अणु होता है हीमोग्लोबिन का जो परिवहन करेगा। तो ये था हमारा कुछ पादप कायरिकी से प्रश्न जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, सिर्फ वैसे प्रश्न जो इंपॉर्टेंट था नहीं प्लांट फिजियोलॉजी से। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगली सीरीज में मिलते हैं।